लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करें एक फंक्शन है हमारे पास डेफ ऐड करके। ठीक है, इसमें दो वैल्यूज है, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। अगर मैं इसको ऐड करूं, a प्लस बी करूं, सो आई विल गेट 30। एनी डाउट? नहीं। ठीक। अब अगर मैं a को ही प्रिंट करने की कोशिश करूं, तो आई विल गेट एरर सेइंग दैट a इज नॉट डिफाइंड। मतलब a डिफाइंड नहीं है मेमोरी में। ठीक है, अब जो है उसी तरह से प्रिंट b करूंगा मैं, तो b इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आई ऑलरेडी यूज्ड a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू 20। ठीक है, अब यहीं पे रोल प्ले करता है लोकल वेरिएबल और लोकल स्कोप। ठीक है, जब कभी भी आप फंक्शन के अंदर, क्या सीधा लाइन खींचा है ना? सही है। आई एम प्राउड ऑन मी। खड़े तो देख लेते हैं। हाँ, सीधा लाइन खींचा है बिल्कुल। बाहर कृष्णा, बढ़िया है ना? उसको सुनाई नहीं दे रहा है पंखा बंद करना, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने लाइन सीधा की। क्या ही हो रहा है यहाँ पे? तुम लोग खा पी के तो आ रहे हो ना? कुपोषण का शिकार तो नहीं हुए हो सब? चलो, सो दिस इज अ फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर एक इंडेंटेड ब्लॉक है, दैट इंडेंटेड ब्लॉक कंटेन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल आपका डिफाइंड है, वो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल जो स्कोप में बैठा हुआ है उसको लोकल स्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल स्कोप। ठीक है, अच्छा, एक एग्जाम्पल समझते हैं। तुम इतना खुश क्यों हो गया अचानक से, अच्छा बोलते ही? तुम्ही से कह रहा हूँ, हाँ। चश्मुद्दीन, हाँ तुम्हें। अच्छा, तो मर मत जाना शुगर से। तू ही मेरा स्टूडेंट है, नाम क्या है तेरा भाई? भारत? मैं फ्रांस, बात कर। चलो भारत। तो भारत में एक माचिस है, बहुत पुराने दौर से चला रहा है मेरे जोन में। उसका नाम है चमेली। ये माचिस है सच में मेरे जोन में। हमारे तरफ अभी भी ये चल रहा है ब्रांड। ठीक है, और 1 रुपए वाली आती है। हैं? बोला तो हमारे जोन में चल रही है, ईस्ट साइड में, है ना? इधर तो कुछ और होम लाइट चलता है ना। हाँ, ये माचिस का एक डब्बा होता है जो लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं घर में आग लगाने के लिए। गैस को, पूरी बात समझा करो मेरी तुम। गैस को आग लगाने के लिए लोग चमेली को ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत इसको जानता है, मतलब हिंदुस्तान, भारत। फ्रांस में कोई नहीं जानता चमेली क्या होता है। हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पे सिर्फ जाना जाता है? हिंदुस्तान में, लोकली एक कंट्री में जाना जाता है। ठीक है, एक और हमारे पास आग लगाने का तत्व है, उपकरण है, जिसको हम जिपो कहते हैं। हाँ, जितने सिगरेट बाज हो सबको पता चल गया होगा ये क्या है। तुम लोगों को नहीं पता है? अच्छा, हाँ, जिपो एक लाइटर है। इसका क्या मतलब था?
अच्छा, तो सैटरडे वाली क्लास में ये बोला, तब चमेली का तो नाम नहीं लिया था मैंने। हाँ, वेंगोज करके उसका कुछ नाम है। वेंको। अच्छा, एनीवेज, जिपो एक लाइटर है जो इंटरनेशनली पता नहीं कौन सी कंट्री बना रही है ना। जितने आग लगाने वाले हैं वो इनका यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसकी ब्रांडिंग ऐसे हो रखी है कि आप इसको किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठ कर खरीद सकते हो, अगर वो ग्लोबल ट्रेड करता है तो, है ना। मतलब सब इसको जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन चमेली को सिर्फ कौन जानता है? मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे जोन का माचिस सही है ना। ये इंटरनेशनली नहीं जाके खरीद सकता। हम कल को फ्रांस में जाके बोले, आई नीड अ मैच बॉक्स ऑफ चमेली ब्रांड, कैन यू गिव इट टू मी? ही विल से, व्हाट आर यू सेइंग? ऐसे ही बोलेगा ना। मैं एक्सेंट मार के बोलूंगा, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। चलो, तो कहने का मतलब ये लोकल स्कोप में वैलिड है, मतलब हिंदुस्तान एक फंक्शन अगर है तो हिंदुस्तान में ही वैलिड है। और पूरा का पूरा वर्ल्ड अगर एक पूरा का पूरा कोड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो जिपो अगर सभी फंक्शन के द्वारा जाना जाता है तो जिपो एक ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल स्कोप में। ठीक है। ठीक है। चलो, तो अब हम इसको बनाते हैं। तो ये जो था हमारा क्या है, लोकल स्कोप है। अब लोकल स्कोप में ही लोकल वेरिएबल मेंशन्ड है, जिसको इस फंक्शन के द्वारा ही सिर्फ जाना जाता है। बाहर कोई नहीं जानता इसको, इसीलिए तो कह रहा है कि ए की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। मैं तो बोलता ना कि ए की वैल्यू 10 जब प्रिंट करता तो कल को किसी वजह से चमेली ब्रांड वालों के पास पैसा आ गया, है ना, तो उन्होंने उसको इतना एडवर्टीज किया थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया पूरे वर्ल्ड में। तो जब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, पैसा आने के बाद, तो इंटरनेशनली लोग जानने लग गए। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी तुम्हें अगर लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है, मतलब बाहर के लोग भी जाने, ये भी जाने, है ना, तो यहाँ पे एक ग्लोबल कीवर्ड बताया गया है, उसको यूज करना पड़ता है। इस ग्लोबल के बाद जिस वेरिएबल को आप ग्लोबल करना चाहते हो उसको कर सकते हो। जैसे ए को चला लो, ए की वैल्यू देखो 10 आ रही है, लेकिन बी की वैल्यू अभी भी अनडिफाइंड आ रही है, क्योंकि बी को तुमने ग्लोबल नहीं किया। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कॉमा बी। ठीक है, अब दोनों ग्लोबल हो गए। क्लियर है ये बात? चलो, तो इतनी बातें हमारी हो जाती, लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप। और लोकल वेरिएबल को ग्लोबल कैसे बनाते हैं उसको भी हमने देख लिया। ठीक है। अब कल को एक और वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। अगर मैं एक फंक्शन और बनाऊं ऐड टू नाम का, और उसके अंदर बस ये लिख दूं x प्लस वाई, ठीक है, और ऐड टू को कॉल करूं, तो क्या आएगा आंसर, 30। क्योंकि x की वैल्यू अब ये ग्लोबल स्कोप से उठा लेगा, मतलब जो बाय डिफॉल्ट आप वैल्यूज बाहर में डिफाइन करते हो वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, तो इनको हम ग्लोबल स्कोप भी कहते हैं, जब फंक्शन के अंदर ही बाहर ऐसे ही मेंशन है ग्लोबल स्कोप। और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये दो बातें हो रही हैं। क्लियर है इतने? तो ये दोनों बातें समझ में आ गई ना? कोई पूछेगा आपसे तो आप उसको नहीं बताएंगे, राइट? जी कह रहा है वो फ्लो में है, कुछ भी बोल सकता है अभी। तो मैंने तो उल्टा बोला था ना, बात सुने बगैर बताओगे? चलो, आगे देख, आगे देखते हैं गाइस। कहाँ गया? रिटर्न कीवर्ड मैंने बता दिया था, ये चारों मैंने बता दिए थे, पांचों, है ना।
अब आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, बहुत अच्छे लोग हैं ये सब। देखो मैं कॉपी करके आया हूँ, पेस्ट करूंगा तो पेस्ट नहीं होगा। अच्छा हो गया। मैं पहले करके आता था, कॉपी पेस्ट नहीं होता था। आज मेरी बात पे उसने काट दिया। मतलब जो तुम बोलोगे उसका उल्टा होगा, ये कुदरत का नियम है। ठीक है। चल, इसको रॉ में रखना। ठीक है। समझते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। अभी तक मैंने जितने फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, उसमें ऐड थ्री अब नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐड वन ऐड टू बना लिया है, तो ऐड थ्री बना रहा हूँ। इसके अंदर हम दो आर्गुमेंट दे रहे हैं। ठीक है। और हमने उन दो आर्गुमेंट को ऐसे यूज कर लिया। ये आर्गुमेंट है और इसकी वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे ए और बी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, राइट। ए की वैल्यू 10 दे रखी है, बी की वैल्यू 20 दे रखी है। तो वो यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐड थ्री पैरेंथेसिस चलाऊंगा बिना किसी आर्गुमेंट के, इट विल रिटर्न 30। ओके। अगर मैं ऐड थ्री के ऊपर आई विल मेंशन 100, तो क्या आंसर आएगा? 120। क्यों 120 आएगा? वो बताएगा, वो बहुत बुरी तरीके से देख रहा है कोड। हम बताओ, तुम्हें समझ नहीं आया? ये जीरो इंडेक्स पे है ए, ये वन इंडेक्स पे है ना बी। जब यहाँ पे तुम 100 डाल रहे हो तो ये किसको जाकर रिप्लेस करेगा? अगर जीरो इंडेक्स पे है तो ए को रिप्लेस करेगा। तो ए की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी? 100। तो बी की वैल्यू क्या रहेगी बाय डिफॉल्ट? तो कितना होना चाहिए? आ गया? ऐसा कैसे? आगे देख, यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, तो आप आर्गुमेंट ना देंगे तो भी आपकी क्या होगी? बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ कोड चलेगा। ठीक है। और वही हो रहा है। ठीक है। तो पहली जब आपने वैल्यू दी, तो आपका क्या हुआ? वो वैल्यू रिप्लेस कर दी गई, ओवर राइड कर दी गई नई वैल्यू से। लेकिन टेम्परेरली, थोड़ी देर के लिए, बस उस फंक्शन को कॉल करते वक्त। ठीक है। अभी भी जो एड थ्री है ना, इट विल रिटर्न यू 30। ठीक है। हाँ? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है हमारा एड थ्री में ही, इफ आई विल मेंशन 100 200 विल रिटर्न 300। क्लियर है? 100 200 विल रिटर्न यू 300। ठीक है। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐड 120 वाला नहीं समझ आया? तो इतना लेट कैसे रिस्पॉन्स कर रही हो तुम? हम आगे बढ़े, जल्दी रिस्पॉन्स वगैरह करो। ठीक है। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे आपने एक आर्गुमेंट पास किया ना, पहले आपने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही, मतलब ए पे 10 आ गया, बी पे 20 आ गया, रिटर्न हो गया कितना? 30। जब आपने एक आर्गुमेंट सिर्फ डाला, तो ए की वैल्यू पे जाके ये रिप्लेस किया, ए की वैल्यू को 10 को 100 बना बैठा। ठीक है। बी की वैल्यू तब भी 20 ही रखी इसने। तो अब ए की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी? 100 होगी, और बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 20। तो ऐड होने के बाद कितना आएगा? ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब जो है दोनों आर्गुमेंट हम ओवरराइड करना चाहते हैं, मतलब दोनों आर्गुमेंट हम दे रहे हैं। ठीक है। तो 100 और 200, ए की वैल्यू जो जीरो इंडेक्स पे है, जिसकी वैल्यू 10 है, और बी की वैल्यू जो 20 है, वो इनकी वैल्यू से क्या किया जाएगा? और रिप्लेस किया जाएगा, ओवरराइड किया जाएगा। तो जब
इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा तो ये किसको कॉल करेगा, ऐड 3 को। ऐड 3 में ए की वैल्यू जो है वो 10 है बाय डिफॉल्ट, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इसकी मदद से रिप्लेस किया जाएगा और ये 100 हो जाएगा ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू 200। अब इस कोड के अंदर ए और बी को ऐड किया जा रहा है, तो 100 प्लस 200 ही तो होगा। तो जब ये होगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 300। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। अच्छा, तो इस आर्गुमेंट को हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्या कहते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्यों डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर आप आर्गुमेंट नहीं भी देते हो तो दैट आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली विल पिक्ड अप बाय द फंक्शन कॉल। ठीक है, जो फंक्शन आप कॉल करेंगे उसके द्वारा वो ऑटोमेटिकली पिक कर ली जाएगी जहां पे फंक्शन आपने डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। तो आपने इस फंक्शन को बिना आर्गुमेंट के जब चलाया तो 30 आया बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। जब इस फंक्शन को एक आर्गुमेंट के साथ चलाया तो बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट रखी गई, ए की वैल्यू 100 रखी गई। और जब आपने दोनों आर्गुमेंट रिप्लेस किए तो दोनों आर्गुमेंट को ओवरराइड करके और नई वैल्यू लेके आया ऐड करके। तो ये काम कर रहा था डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बाउंड नहीं होता कि आपको आर्गुमेंट देने हैं। आप आर्गुमेंट नहीं दोगे तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो है ही 10 और 20, और देना चाहते हो तो ओवरराइड हो जाएगा, है ना। मतलब आप फ्री हो, आप अपने कोड को यूज करने के लिए बिना आर्गुमेंट के या आर्गुमेंट देके। ठीक है, चलो तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे सेपरेटर के अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर सेपरेटर और एंड ऑपरेटर। प्रिंट फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, शिफ्ट टैब, सेपरेटर और एंड ऑपरेटर और फाइल और फ्लश। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इनकी वैल्यू देखो इक्वल के साथ असाइन की गई। अगर तुमने इनकी वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसके साथ चलता है ये। लेकिन अगर तुमने लाइन चेंज की जगह पे लाइन चेंज का ऑप्शन को ही हटा दिया, वहां पे इंडिया लिखने लग गया, तो ओवरराइड हो जाएगा ना, नई वैल्यू आ जाएगी, वहां पे लाइन चेंज होना बंद हो जाएगा। स्माइल, सही बात बोले ना, स्माइल करो, गुड, खुश रहा करो। अच्छा क्या कह रहे हो, बाहर मिल बताता हूँ, ऐसा कह रहे हो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं डर गया। आज का स्माइल को कोई नहीं बोलेगा स्माइल करो, सिर्फ मैं बोलूंगा। तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है यार, यहाँ लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं, तुम्हारा नाम ही खुशी वाला रख दिया गया है। मेरे अगर बच्चे हुए ना तो मैं उनका नाम सैड रखूंगा। ठीक है, हाँ। और बोलूंगा उदास हो। चलो आगे देखते हैं गाइस। दूसरा आर्गुमेंट जो है वो पोजिशनल आर्गुमेंट है। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है, तो पोजिशनल आर्गुमेंट बहुत पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सन 1947 से, नहीं 1947 नहीं देखते हुए आ रहे हैं। तो देखो, पोजिशनल आर्गुमेंट की बात करता हूँ मैं। पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है, तो लेट्स से देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ऐड 4। मैं फंक्शन को नहीं बदलूंगा क्योंकि मैं लॉजिक सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, कोड बार बार बदलने में नहीं, उसमें समझने में वक्त जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉमा बी अगर मैं लिखता हूँ तो दो वैल्यूज हैं, है ना। इन दोनों को अगर मैं प्रिंट करूं ए प्लस बी तो आई विल गेट जो यूजर इनपुट देगा, है ना। अच्छा, ऐड 4 के ऊपर अगर मैंने 10 लिखा और 20 लिखा, आई विल गेट 30। तो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू
इंडेक्स क्या होगा, ये 0 इंडेक्स पे है ए, और ये बी 1 इंडेक्स पे है। ये 0 इंडेक्स पे है 10, और ये जो है 1 इंडेक्स पे है। तो जब ऐड को कॉल किया गया बाय इंटरप्रेटर, इस ऐड 4 को मेमोरी में ढूंढा गया कि कहाँ है, और हमें वो मिला। कहाँ मिला, हमारे मेमोरी में, कि ऐड 4 नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है ए एंड बी। तो ये 0 इंडेक्स की वैल्यू 0 इंडेक्स वाले से जाके मैप हो जा रही है, मतलब ए से। ठीक है, और ये 1 इंडेक्स वाली वैल्यू 1 इंडेक्स से जाके मैच हो जा रही है, मतलब बी से। ठीक है। अच्छा, अगर ये हो रहा है तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 30 होगा। थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचो कि इंडेक्सिंग का यूज क्यों किया गया, क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं थी, और हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट किया वो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स पोजीशन 0 1 उसी पोजीशन पे जाकर सेटल हुआ ना, हुआ ना पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इसी को कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना होता, वैल्यू दे देना होता है। जिस ऑर्डर में आपने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं उसी आर्ग्यूमेंट में आपकी वैल्यू असाइन कर दी जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इसको देखते हैं। अगर मैंने आपको दिखाने के लिए, हिंदुस्तान के बाद इतना बात करती है क्या, क्या कर रहा हूँ मालिक। चलो, तो बंद कर देना यार। ए जो है, ठीक है, इसको मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसकी वैल्यू सच में जो हमने लिखा है वही है। हमने देख लिया। प्रिंट बी की वैल्यू भी हमें देखना है, क्योंकि जो हमने लिखा है क्या वही है। देख लिया, ए की वैल्यू 10 है ना, और बी की वैल्यू 20 है ना। देखो हमारा जो कोड हमने लिखा उसमें ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 है ना। कल को अगर मैंने इसका पोजीशन बदल दिया तो हमारा आंसर जो है वो पलट जाएगा, राइट। जैसे हमने 20 पहले लिख लिया और 10 बाद में लिख लिया, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 20, और बी की वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन हमारी वैल्यू बदल गई ना, इसलिए इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। टोपी, टोपी घुमाओ। अच्छा, तुम्हें स्मार्ट नहीं दिखते हो, गरीब आदमी। चलो, आगे देखते हैं गाइस। उसके बाद है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट, इसमें कुछ लिख रखा है मैंने। अब देखो, कॉपी किया ना मैंने, उसको पेस्ट करूंगा नहीं होगा, हो गया फिर, आई एम सॉरी। ये पोपट हो जा रहा है। इस पीसी को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है। मैं कल बैच में कंट्रोल सी प्रेस करे जा रहा था, एक बंदा कह रहा सर मत करो। ये नहीं होगा, कॉपी नहीं हो रहा था। या तो वो बंदा मनहूस था, या तो तुम लोग। मैं तो नहीं हो सकता ना, मैं बोल रहा हूँ। चलो, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जब आप फंक्शन बनाते हो तब इसको यूज नहीं किया जाता। जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हमने एक फंक्शन बनाया था और वो फंक्शन यही है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, नाम बदल देंगे, 5 कर लेंगे, है ना। अगर मैं ऐड 5 चलाऊं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही बना है, जो आर्ग्यूमेंट है उसी तरह बना है, लेकिन जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो मुझे मान लो कि इस ऑर्डर में नहीं देना है वैल्यू, मतलब आर्ग्यूमेंट सिक्वेंशियल ऑर्डर में 10 20 ऐसा नहीं देना है। मैं बी को पहले देना चाहता हूं तो बी को लिखना पड़ेगा, और इसके आगे इक्वल के साथ पैरम दिख रहा है, पैरम का मतलब होता है पैरामीटर, बी एक पैरामीटर है जो एक वैल्यू एक्सेस करेगा 20। तो पहले वैल्यू दे दिया ना मैंने। मैं आर्ग्यूमेंट सब कुछ मेंशन्ड है उसके अंदर, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन कौन से आर्ग्यूमेंट, तो इसके अंदर तुम कर्सर रखोगे ना अपना, और शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे तो देखो ये भी बता रहा है ना,
बता रहा ना ये भी। तो अब आप लेट से बी लिख रहे हो और टैब प्रेस करो तो बी इज इक्वल टू पैरामीटर 20, ए इज इक्वल टू 10, तो भी ये आंसर देगा। तो अब ऑर्डर की बात खत्म हो गई यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट में। तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तब कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं इस्तेमाल करते, जब कॉल करते हैं तब कीवर्ड आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात? समझदार हो फिर, बैठ जाओ यार। तो ये है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू हमारी बाद से ही उठ के आई है और b की वैल्यू हमारी पहले से उठ के आई है। लेकिन हमारा अगर यहाँ कोड देखा जाए तो क्रॉस हो गया ना ये। देखो क्यों क्रॉस हम कर पा रहे हैं, क्यों हम ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम आर्गुमेंट के नाम को ही इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको कीवर्ड आर्गुमेंट को हम कब यूज करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, बनाते वक्त नहीं। बनाते वक्त कभी भी कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, तब उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। जब हम a इज इक्वल टू 10 लिख दे रहे थे इंटरनली यहाँ पे, ये a इज इक्वल टू 10 लिख रहे थे, इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहता था ना। लेकिन जब कॉल कर रहे हैं यही चीज करके तो हम उसको क्या कह रहे हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। याद रखेंगे हम, हमेशा कंफ्यूजिंग होती है थोड़ी सी ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि यही मैंने लिखा है, इट यूज्ड व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन ओनली, ये इसीलिए लिखा है कि याद रहे। ठीक है, अच्छा अब है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट। देखना फिर से ये कॉपी नहीं होगा, इस बार होगा, इस बार होगा। ठीक है, हाँ इस बार होगा। हो गया, आई एम हैप्पी, हो गया। तो आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि नहीं पता है कितने आर्गुमेंट आएंगे, हमें नहीं पता कितने आर्गुमेंट आएंगे, उसको क्या कहेंगे, स्माइल। ये क्या है, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट बोला। ऐसे आंसर मत दिया करो, बताया करो। हंस दिए फिर, इस बार तो मैंने बोला भी नहीं। चलो खैर, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट जो है वो कितने आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा नहीं पता, तब हम आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट को यूज करते हैं। हमें जब नहीं पता होता कि कितने आर्गुमेंट हमें देने हैं एक फंक्शन को। मान लो अभी आप सम कर रहे हो तो दो वैल्यू को सम कर रहे हो, कैलकुलेटर में दो ही वैल्यू सम करते हो एक साथ, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 20, ऐसा करते हो ना। तुम्हें कैलकुलेटर को नहीं पता होता कितना यूजर इनपुट देने वाला है। हाँ, अगर ऐसा आपके साथ भी हो जाए कल को काला कांडी, तो आप क्या करो, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट को यूज करो। कैसे यूज करेंगे विल सी। ठीक है, तो एक फंक्शन है, ठीक है, बिल्टिन्स के अंदर जहाँ पे प्रिंट है ना। बिल्टिन्स की कभी बात करी है मैंने तुम लोगों के सामने? नहीं करी है, करी भी होगी तो तुम लोग भूल गए हो। प्रिंट फंक्शन जो है, सबने सी लैंग्वेज पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखे हो? अरे सी लैंग्वेज पढ़े हो, हेडर फाइल के बारे में पढ़े हो? हेडर फाइल के बगैर हमारा कोड नहीं चलता, कुछ कुछ फाइल्स होती है जिसको इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसके बगैर हमारा कोड नहीं चलता। पाइथन में भी वो है, लेकिन पाइथन में इसको पाइथन वालों ने अपने कंधों पे ले रखा है इसकी जिम्मेदारी। बोला नहीं, हम कैंडिडेट के कंधों पे नहीं डाल सकते। तो उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया है जो पाइथन की फाइल बनते ही चलने लगती है, जिसका नाम है बिल्ट इन मॉड्यूल। दिख रहा है, बिल्ट इन मॉड्यूल लिखा हुआ है। हाँ, इस बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर ही तुम्हारा प्रिंट फंक्शन और जो फंक्शन तुम यूज कर रहे हो वो सब है। दिख रहा है? ये है, हेडर फाइल यहाँ पे भी है। पाइथन ने अपने कंधों पे तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, तुमने लेन फंक्शन यूज किया था ना? लेन फंक्शन है, देख रहे हो ना? तुम लोगों ने जो जो यूज किया वो सब है। लेंथ बता रहा है ये। अच्छा, तुम लोगों ने
आईडी फंक्शन यूज किया था ना किसी डेटा टाइप की आईडी निकालने के लिए, टाइप निकालने के लिए, तो बिल्ट-इन्स के अंदर ही था वो टाइप, दिख रहा है। कृष्णा अगर एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का क्या बताता था ये, क्लास स्ट्रिंग। अगर प्रिंट के अंदर लिखूं तो फिर से क्या करना पड़ेगा, बिल्ट-इन्स डॉट प्रिंट, ठीक है, पैरेंथेसिस क्लास str। ये ऐसा था, हमने कभी दिखाया नहीं, तुम डर ना जाओ, है ना। लेकिन जब तुम कोडिंग करने जाओगे किसी भी लैंग्वेज की, तो वहाँ पे हेडर फाइल, कुछ फाइल ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट चलानी पड़ती है, ठीक है। और उसकी जिम्मेदारी सी ने अपने कंधों से उतार के तुम्हारे कंधों पे डाला, और पाइथन ने तुम्हारे कंधों से उतार के अपने कंधों पे ले लिया वो सारी जिम्मेदारी। चलो ऑनलाइन फिर से मीटिंग ज्वाइन करो।